तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 3D के नेक्स्ट लेक्चर में आपका वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा था, यानी कि कोस थीटा इज इक्वल टू में मोड ऑफ L1 L2, ठीक है ना, और प्लस में M1 M2 एंड प्लस में N1 N2 को प्रूव कर लिया था बच्चों के दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा, यानी कि कोस ऑफ थीटा जो बनेगा, और थीटा का हमने कोस इनवर्स करके और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसकी जो साइन फॉर्म है बच्चों वो भी हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है ना, साइन फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म, मतलब कि जो दो लाइंस एंगल बना रही है ना, तो ये तो कोस की फॉर्म हुई कि कोस के व्यू से अगर हम उनको देखना चाहें, बट अगर हम साइन के व्यू से उन्हें देखना चाहें तो क्या रहेगा। तो सिंपल है कि बच्चों, अगर हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई तो 10th का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कोस की फॉर्म हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो साइन की जो फॉर्म होगी, साइन वाली जो फॉर्म होगी बच्चों, वो क्या होगी हमारी, साइन की फॉर्म हम देख सकते हैं कि कैसे रहेगी हमारी। तो हमें पता है बच्चों कि साइन की फॉर्म अगर हमें पता करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, तो अब कोस स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास, वो वैल्यू हम इसमें रख सकते हैं और साइन की फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 माइनस में अब कोस स्क्वायर की, यानी कि कोस की वैल्यू तो ये है अपने पास में, तो इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पे रख सकते हैं और उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि ये तो कोस ऑफ थीटा तो ये है ना अपने पास, तो ये है अपने पास में L1 L2 प्लस में M1 M2 प्लस में N1 एंड N2, और उसका मैं कर दूं होल स्क्वायर बच्चों। ठीक है ना, अब आप देखें कि ये जो वन है, ये जो वन है, मैं इसको थोड़े डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये वन है मेरा। क्या मैं वन को 1 इंटू में 1 लिख सकता हूँ? तो 1 इंटू में 1 लिखूंगा तो मुझे 1 ही मिलेगा। अच्छा, एक्चुअल में ना बच्चों, बहुत बार बच्चे दिमाग में सोचते रह जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों लिखे, क्यों किया गया। तो बच्चा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन दिनों इन फॉर्मूलों को डिराइव किया गया, तो जब इन्वेंशन की गई थी, जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन लोगों ने, जैसे जब आप पीएचडी करोगे किसी भी स्पेशल फॉर्म में, स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप चाहेंगे कि जो आपका फॉर्मूला है ना वो एक शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हो। ठीक है ना, तो अब साइन की जो फॉर्म हमें चाहिए थी वो कुछ ऐसी ही फॉर्म में चाहिए थी कि अगर हमें मतलब थोड़ा सा कुछ इजी मिल जाए। तो यहाँ पे जो 1 है, इसको हम 1 इंटू में 1 लिखेंगे, लेकिन कई बहुत बार बच्चे ऐसा सोचते कि हम ऐसे इसको लिखे क्यों ऐसे। तो आप बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे आपको मैं 9th क्लास की पोलिनोमियल का थोड़ा सा याद मैं चाहूँगा कि आप करें, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो मैथमेटिशियन जो है उनको ऐसा दिख रहा था कि अगर ये 3 चीज़ों का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, तो यहाँ पे वैसा वैसा लुक आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। तो लेकिन हमें यहाँ से भी जो है ना कुछ चीज़ मिल सकती है 1 की। अब आप याद करो कि 1 जो है ना, 1 क्या था अपने पास में, 1 था बच्चों L का स्क्वायर प्लस में M का स्क्वायर, डायरेक्शंस जो कोसाइन थी उनके
सम का जो स्केयर था वो हमारा किसका था बच्चों, 1 के बराबर ही था ना। तो अगर मैं 1 इंटू में 1 लिखूं और इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे ये लिख दूं, क्योंकि अब यहाँ पे तो हमने L1 M1 और N1 ले रखे हैं बच्चों। तो यहाँ पे 1 इंटू में 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि L1 का स्केयर प्लस M1 का स्केयर प्लस N1 का स्केयर, ये स्टैंड कर रहा है बच्चों सिर्फ इस 1 के लिए। और इस 1 के लिए मैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकता हूँ, L2 का स्केयर प्लस में सॉरी यहाँ पे N आना चाहिए, M इरेजर यूज करना पड़ेगा, ये लीजिए। और यहाँ पे N2 का स्केयर प्लस में सॉरी M होना चाहिए और ये होना चाहिए N2 का स्केयर, क्योंकि ये बात हम ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं कि डायरेक्शंस कोसाइन के स्केयर का जो सम होता है बच्चों वो 1 के इक्वल होता है। और इन दोनों को वापस 1 इंटू में 1 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि इस 1 की जगह, इस वाले 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में 1 करके, ताकि जो मेरा फॉर्मूला है वो बन जाए बस। ठीक है ना, तो आपको फील पता चलनी चाहिए। ओके, तो अब मैं इस 1 को लिख सकता हूँ बच्चों, रट्टा नहीं लगाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, L1 का स्केयर प्लस M1 का स्केयर प्लस N1 का स्केयर इनटू में L2 का स्केयर प्लस में M2 का स्केयर प्लस में N2 का स्केयर, और माइनस में ये दोनों, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो 1 ही है और ये भी 1 ही है, तो वापस दोनों 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही देगा। और माइनस में ये क्या है बच्चों अपने पास, L1 L2 प्लस में ये तो कोस की वैल्यू है, ठीक है ना, M1 M2 प्लस में N1 N2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं बच्चों और इसको भी मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी मल्टीप्लाई करिए और मैं भी मल्टीप्लाई इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने L1 L2 इनका प्रोडक्ट कर दिया बच्चों, इन दोनों का। ठीक है ना, तो ये रहा आपके पास में प्रोडक्ट, और माइनस साइन के बाद में ये रहा मेरा, आप कर्सर को भी देखते जाएं साथ के साथ, ये माइनस और ये क्या आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, L1 इंटू में L2, ये क्या है, हम इसको a कंसिडर कर रहे हैं, तो इन दोनों का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। ठीक है बच्चों, और यहाँ से इन दोनों का मान लीजिए कि आप a b c है ये, तो इसको आप a b c मान लीजिए। ठीक है, तो ये a का स्क्वायर, फिर a का b के साथ में, फिर a का c के, ये आप प्रोडक्ट समझ ही गए होगे। तो वीडियो को आप पॉज करके भी आप अपना खुद से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों, मैंने इन 3 टर्म्स को सर्कल किया है। ठीक है बच्चों, तो हाईलाइट हो गए। इसको अगर मैं सेपरेट करके यहाँ लिखूँ, यानी कि M1 का स्क्वायर एंड N2 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर एंड M2 स्क्वायर। अब आप देखें, ये ब्रैकेट के अंदर है बच्चों, ये 2 M1 M2 N1 N2, तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 M1 M2 एंड N1 N2। ठीक है ना, इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ इस टर्म को, प्लस, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें बच्चों, मैंने ब्लू कलर से जिसको गोल सर्कल किया है,
उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो पहला हम इसको उठा लें बच्चों, यानी कि ब्रैकेट में L1 का स्क्वायर एंड N2 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर एंड L2 का स्क्वायर एंड माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके बाहर माइनस है बच्चों, तो 2N1 N2 एंड L1 L2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फिर प्लस में अब बची हुई जो टर्म है उसको यूज़ कर लेंगे। फिर देखिए बच्चों, अब येलो से जो मैंने मार्क किया है, अब येलो में देखें कि 3 जो टर्म है वो हमारी आएंगी। ये है हमारी L1 का स्क्वायर एंड M2 का स्क्वायर, और फिर है प्लस में M1 स्क्वायर एंड L2 स्क्वायर प्लस नहीं, माइनस हो जाएगा बच्चों। फिर से ये टर्म क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो 2L1 L2 एंड M1 M2। ठीक है बच्चों, और देखें जब हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे L1 स्क्वायर एंड L2 स्क्वायर, तो ये माइनस का है, ये जो टर्म है हमारी इस वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और M1 M2 ये भी हमारी माइनस की हो जाएगी, और बची हुई ये वाली जो टर्म है हमारी इसके साथ कैंसिल। ठीक है बच्चों, और उसी तरह से ये एक जो टर्म बची है वो इसके साथ कैंसिल। ठीक है, और तीनों ये जो टर्म हमारी बची हुई थी ये हमने इस तरह से इसको लिख लिया है। अब आप ध्यान से देखें बच्चों, क्या ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर हो रहा है ना? तो अगर आप इसको A माने और इसको B माने, ठीक है ना, तो ये जो चीज़ है हमारी ये सब चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है बच्चों, तो ये हमें दे रहा है M1 N2 M1 इंटू में M2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में बच्चों दे रहा है ना ये? तो ठीक उसी तरह से अब जो ब्लू वाला है, मुझे जो है एक्चुअल में कलर चेंज कर लेना चाहिए बच्चों। तो पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो येलो कलर था, तो अपने पास में हम इस येलो कलर को यूज़ करके L1 M2 माइनस M1 L2 का ये होल स्क्वायर है बच्चों। ठीक है ना, तो उसी तरह से ब्लू पेन का यूज़ करके अपन इसको लिख सकते हैं L1 N2 माइनस N1 L2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस का साइन बच्चों बीच में है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमारा फिर से मुझे कलर को चेंज करना पड़ेगा, और कुछ मैं ये वाला कलर ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। M1 N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, और ये बीच में है आपका प्लस का साइन, और ये सब किसके बराबर चल रहा है? हमारा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर चल रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब साइन ऑफ थीटा की अगर अपन बात करें तो वो क्या होगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर मैं स्क्वायर को हटाऊं तो इस पूरी टर्म के साथ जो है बच्चों क्या लग जाएगा? अंडर द रूट। तो देखें कि हमारे पास, अब मैं पूरा वाइट में ही लिख रहा हूँ इसी फॉर्मूले को। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे पास M1 N2 में N2 माइनस N1 M2 का होल स्क्वायर प्लस में L1 N2 माइनस N1 L2 का होल स्क्वायर
प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और अगर हमें यहाँ से अगर इसका स्क्वायर रिमूव करना है बच्चों, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अंडर द रूट में लेना पड़ेगा ना, साइन थीटा को। ठीक है ना, तो साइन ऑफ थीटा के लिए अब हम क्या करें कि इसको हम पूरे को अंडर द रूट में ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी बनेगी वैल्यू। और अब मैं इसको इरेजर यूज करके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आ गई है साइन ऑफ थीटा की, यानी कि ये हमारी है साइन की फॉर्म। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इधर जो है ना, अगर हमने अंडर द रूट लगाया है तो यहाँ पे प्लस और माइनस की जो है ना बच्चों बात करनी है। तो यहाँ पे जो थीटा है ना बच्चों, जो थीटा है वो सोचने जैसी बात है कि ये जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव में ही रहेगी बच्चों। जो साइन ऑफ थीटा है बच्चों वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो से ग्रेटर रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारा थीटा है बच्चों वो लाई कर रहा है जीरो से लेकर के, जीरो से में भी हो सकता है कि जो हमारा थीटा है बच्चों वो जीरो से लेकर के और हमेशा पाई से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, हमेशा इसको जीरो से ग्रेटर ही लेंगे हम इसकी वैल्यू को। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी साइन की फॉर्म। और टेंजेंट की फॉर्म आप पता कर सकते हैं कि जब आपके पास साइन की आ गई है तो टेंजेंट की फॉर्म को पता करना कोई खास बड़ी बात नहीं है बच्चों। इसमें जो है ना आप टेंजेंट की फॉर्म पता कर सकते हैं कि टेंजेंट की फॉर्म लाने के लिए बस क्या करोगे आप, क्योंकि कोस की फॉर्म तो आपके पास में आ ही गई। ठीक है ना, बस सिंपल है कि आप इसी फॉर्म को आप डिवाइड कर दीजिए। कोस की वैल्यू तो आपके पास में आ ही गई थी ना। ठीक है, तो कोस की वैल्यू क्या थी आपके पास में, L1 L2 प्लस में M1 M2। ठीक है, मैं इसी में ही कर रहा हूँ, आप लोगों को आ जाएगी समझ में वो टेंजेंट की फॉर्म N1 N2। तो जैसे ही आपने इसको कोस से डिवाइड कर दिया तो ये तो आपका साइन है, तो इसके बाद डिवाइड करने के बाद में आपकी टेंजेंट की फॉर्म बन जाएगी बच्चों। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, कोरोलरी है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो कंडीशन परपेंडिकुलर, दो लाइन का परपेंडिकुलर होने का मीनिंग ये हुआ बच्चों कि वो जो एंगल जो बनाएंगी वो होगा हमारा एंगल यानी कि थीटा डिग्री, थीटा जो होगा हमारा वो π/2 होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने कोस ऑफ थीटा तो पता कर ही लिया था बच्चों कि दो जब लाइन है तो कोस ऑफ थीटा जो है हमारा वो था L1 इंटू में L2 एंड प्लस में M1 M2 प्लस में N1 N2 के। अब थीटा की वैल्यू कोस π/2 अगर आप रखोगे तो वो आपको क्या जीरो नहीं देगा? समझ में आई बात? तो ये जो चीज़ है आपकी क्या बन जाएगी, जीरो के बराबर नहीं हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बात आपने याद रखना है और बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ये मिलेगी। तो परपेंडिकुलरिटी की बात कि अगर दो लाइन एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तो कोस ऑफ थीटा वाली ये जो चीज़ है ये आपका बहुत जगह पे आपको ये फॉर्मूला काम देगा। ठीक है बच्चों, तो पैरेललिज्म की अगर हम बात करें बच्चों कि दो लाइन अगर जब पैरेलल हो तो उनके बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों वो होगा हमारा थीटा इज इक्वल टू में 0 डिग्री। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर हम साइन थीटा तो अगर हम 0 माने बच्चों, 0 डिग्री अगर अपन कंसीडर करें
तो हमें अभी इसी लेक्चर में साइन थीटा वाली जो फॉर्म थी वो हमने क्लियर की थी बच्चों। तो जो कि क्या थी, साइन ऑफ थीटा की, साइन ऑफ थीटा की जो हमारी वैल्यू थी वो थी बच्चों अंडर द रूट m1 n2 माइनस m2 m1 का होल स्क्वायर प्लस में n1 l2 माइनस n2 l1 का, ये एक सीक्वेंस है बच्चों, ठीक है ना। एंड ये थी हमारी L1 M2, ठीक है, एंड माइनस में L2 M1 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे बच्चों, तो ये क्या सारा 0 के बराबर नहीं हो जाएगा? समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर 0 का होगा और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो ये स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू थी हमारी यानी कि m1 n2 माइनस m2 n1 का होल स्क्वायर प्लस n1 l2 माइनस n2 l1 का होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास है बच्चों ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर किन्हीं 3 टर्म या 2 टर्म का या कितनी भी टर्म का अगर सम 0 हो तो वो हर एक टर्म जो है ना 0 होनी चाहिए बच्चों। समझ में आई बात? यानी कि मैं इस टर्म की और इस टर्म की बात कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इनको बारी बारी से 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसका भी सम, क्योंकि ये तीनों का सम मिल करके 0 हो रहा है, तो इन तीनों टर्म को, द 3 टर्म्स मस्ट बी 0 बच्चों, ठीक है ना। तो अगर ये भी 0 के बराबर होगी और ये भी 0 के बराबर होगी और ये भी 0 के बराबर होगी, तो हम इन तीनों को क्या कर सकते हैं, बारी बारी सर m1 n2 माइनस m2 n1 इज इक्वल टू में 0 अगर मैं रख रहा हूँ, तो m1 n2 इज इक्वल टू में, अब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो m2 n1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2, यहाँ से मुझे ये बात मिली, ठीक है ना। ओके, तो ठीक उसी तरह से मैं अब इसके लिए भी तो यही बात लिख सकता हूँ बच्चों। देखो n1 l2 माइनस n2 l1 इज इक्वल टू में 0, और अगर मैं उसे 0 के इक्वल लेकर के जाऊंगा, ठीक है बच्चों, तो n1 l2 इज इक्वल टू n2 l1 हो जाएगा, और यहाँ से मुझे मिलेगा n1 अपॉन में n2 इज इक्वल टू में l1 अपॉन में l2। ठीक उसी तरह से अब यहाँ भी इसको हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, l1 m2 इज इक्वल टू L2 M1, और ये आ जाएगा मेरे पास L1 बाय L2 इज इक्वल टू M1 बाय M2, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखें कि L1 L2 N1 N2 के इक्वल है, और यहाँ से N1 N2 M1 M2 के बराबर है। मतलब ये तीनों की जो रेशियो आई बच्चों वो किसके इक्वल हो गई हमारी, वो हमारी इक्वल हो गई। मतलब ये कि हम
L1 अपॉन में L2 इज इक्वल टू में लिख सकते हैं M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू में लिख सकते हैं N1 अपॉन में N2, यानी कि इन दोनों डायरेक्शंस कोसाइंस की जो रेशियो है बच्चों वो क्या है, इक्वल है। आगे बात समझ में। तो एक प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये तीनों इक्वल हैं तो जो हमारी डायरेक्शंस कोसाइन के स्क्वायर का जो सम था वो भी उनकी जो रेशियो होगी, यानी कि L1 M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर अपॉन में ये रेशियो भी क्या होगी बच्चों, उनकी बराबर होगी। ठीक है, यानी कि ये है L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ये रेशियो क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। और आप जानते हैं कि इनके स्क्वायर का जो सम है बच्चों वो क्या होता है, हमारा 1/1 होता है। ठीक है ना, तो ये सब हमारी क्या हो जाएगी, 1/1। अब आप ध्यान से देखें, इसका मतलब ये हुआ कि L1 अपॉन में L2 ये तो 1 के बराबर है, 1/1 है। इसका मतलब कि L1 इज इक्वल टू में L2 हो गई। ठीक उसी तरह से M1 अपॉन में M2 ये भी तो 1 के इक्वल होगी ना, क्योंकि ये सारे की सारी बराबर है बच्चों। तो M1 इज इक्वल टू में होगी M2। ठीक उसी तरह से N1 N2 के बराबर है। और मैंने आपको 3D में ये भी बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो ठीक उसके नीचे बनने वाली जो भी एंगल बन रहे थे बच्चों, तीनों के तीनों, ये डायरेक्शंस कोसाइन है L, M और N, तो आपने वो देखा था कि दोनों के एंगल बिल्कुल बराबर हैं। आगे बात समझ में। तो इसीलिए अगर पैरेलल होंगी तो इन डायरेक्शंस कोसाइन को क्या होना पड़ेगा बच्चों, इक्वल होना पड़ेगा। क्या बात आप लोगों के समझ में आई? तो पैरेललिज्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डायरेक्शंस कोसाइन है हमारी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए बच्चों। ठीक है ना, तो तभी तो लाइन पैरेलल होगी। जितने एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, जो वाई के साथ बन रहा था, जो जेड के साथ बन रहा था, वही ऊपर भी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी पैरेललिज्म की कंडीशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक मैं इसी में ही ऐड कर रहा हूँ।